वर्ष 1983 में हिजबुल्लाह ने बेरूत की यूएस एम्बेसी पर बहुत बड़ा हमला किया था, जिसमें 63 लोग मारे गए थे। याद करिए, ये बहुत बड़ा एक दुर्घटना मानी जाती है, बहुत बड़ी आतंकवादी घटना मानी जाती है। और इसके बाद हिजबुल्लाह के आतंकवादियों ने कई आत्मघाती हमले किए और जिहाद के लिए हजारों लोगों को मार डाला, जिहाद के नाम पर। लेकिन दुनिया फिर भी आज हिजबुल्लाह को एक राजनीतिक पार्टी ही मानती है और उसी हिजबुल्लाह के चीफ से एक सवाल नहीं करती, उससे कहती नहीं कि आपने इतने हजारों लोगों की हत्या करने के बाद आज आप किस मुंह से शांति की बात करते हैं। और दुनिया भर के मीडिया संस्थान आज उसके भाषण का लाइव टेलीकास्ट भी करते हैं और दुनिया भर के लोग सोशल मीडिया पर देख भी रहे हैं। वर्ष 2005 में हिजबुल्लाह के आतंकवादियों ने लेबनान के तत्कालीन प्रधानमंत्री रफीक हरीरी को एक आतंकवादी हमले में जान से मार दिया था। और इस हत्याकांड पर तब दुनिया जो है वो पूरी तरह से खामोश रही थी। रफीक हरीरी सुन्नी मुसलमान थे और हिजबुल्लाह को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि लेबनान की सत्ता एक सुन्नी मुसलमान के पास रहे। इसलिए हिजबुल्लाह के आतंकवादियों ने लेबनान के उस समय के सुन्नी प्रधानमंत्री को मौत के घाट उतार दिया और इसके बाद से हिजबुल्लाह लेबनान की सरकार का हिस्सा बन गया और तभी से वो लेबनान की सरकार में शामिल है। वर्ष 2022 में यानी पिछले साल जब लेबनान में आम चुनाव हुए, तब वहां की 128 सीटों में से हिजबुल्लाह को 13 सीटों पर जीत मिली और 13 सीटों के साथ वो लेबनान की सरकार में बतौर सहयोगी दल शामिल हो गया। और उस समय भी लेबनान की सरकार में हिजबुल्लाह के इस समय भी 2 आतंकवादी मंत्री बने हुए हैं आज भी। जब दुनिया कोविड से लड़ रही थी, जब आप सब लोग अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, तब लेबनान के स्वास्थ्य मंत्री हिजबुल्लाह के एक आतंकवादी ही थे और यह आतंकवादी इस दौरान पूरी दुनिया के साथ संवाद कर रहा था। और दुनिया को भी एक आतंकवादी स्वास्थ्य मंत्री से संवाद करने में तब कोई परेशानी नहीं थी, या यह भी आप कह सकते हैं कि कोई विकल्प ही नहीं था। अगर लेबनान एक आतंकवादी को अपना स्वास्थ्य मंत्री बना दे तो कोई क्या कर सकता है। बड़ी बात यह है कि लेबनान में इस समय भी हिजबुल्लाह के आतंकवादी लाखों सुन्नी मुसलमानों पर अत्याचार करते हैं, लेकिन दुनिया के तमाम मुस्लिम देश इन मुसलमानों के मानव अधिकारों की कभी कोई बात नहीं करते और ना ही हिजबुल्लाह पर आज तक कोई सवाल उठाते हैं। लेबनान में हिजबुल्लाह को सबसे बड़ा समर्थन कहां से मिलता है जानते हैं? यह समर्थन मिलता है ईरान से और इस समर्थन का कारण भी एक ही है और वो है धर्म। ईरान एक शिया बाहुल देश है, इसलिए ईरान चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम देशों की सत्ता शिया मुसलमानों के पास रहे। इसलिए वो लेबनान में हिजबुल्लाह की मदद करता है, समर्थन करता है, पैसा देता है, हथियार देता है और जो है खुद को हिजबुल्लाह इसीलिए शिया मुसलमानों का संगठन बताता है। और यमन में ईरान हूती की मदद करता है, जो खुद को यमन के शिया मुसलमानों का संगठन बताता है। तो ये ईरान के प्रॉक्सी संगठन है। ईरान, इनकी जो सप्लाई लाइन है, इनकी जो लाइफ लाइन है, वो ईरान से जुड़ी हुई है। इन्हें जो रिमोट कंट्रोल से देश कंट्रोल करता है वो है ईरान। इन सब का रिमोट कंट्रोल ईरान के पास है। हमास को ईरान इसलिए मदद करता है क्योंकि हमास की लड़ाई इस्लाम वर्सेस इस्लाम की नहीं, बल्कि इस्लाम वर्सेस यहूदी की है। हालांकि आज यहां बात सिर्फ आतंकवादी संगठनों की नहीं है। पिछले 2 वर्षों से भी ज्यादा समय में अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार का शासन है, आप सब जानते हैं। और तालिबान भी खुद को अब एक राजनीतिक पार्टी ही बताता है, जबकि तालिबान का सच पूरी दुनिया जानती है। तालिबान अब तक हजारों आतंकवादी हमले कर चुका है पूरी दुनिया में, जिनमें कई बेकसूर लोग हजारों की संख्या में मारे गए हैं। लेकिन आज तालिबान के आतंकवादी अफगानिस्तान की सरकार चला रहे हैं और दुनिया में खुद को लोकतंत्र का ठेकेदार बताने वाले देशों को इसमें कोई आपत्ति नहीं है। आज भी बड़े बड़े सम्मेलन जब होते हैं क्षेत्रीय किसी भी बड़े क्षेत्र में, तो अफगानिस्तान की तरफ से तालिबान के यही आतंकवादी उसमें शामिल होने के लिए जाते हैं। एक जमाने में इनके हाथ में बंदूक हुआ करती थी, आज इनके हाथ में एक पेन होता है। और जो कुख्यात आतंकवादी हैं वो बड़े बड़े नेता बन चुके हैं। और इस स्थिति के बावजूद दुनिया कहती है कि वो आतंकवाद को समाप्त करने के लिए एकजुट है। अब आप देख लीजिए, चाहे हमारे यहाँ थोड़े दिन पहले जो G20 का सम्मेलन हुआ, चाहे संयुक्त राष्ट्र में जो बातचीत होती है, अलग अलग दुनिया भर के देशों के जितने भी सम्मेलन होते हैं जहां बड़े बड़े देशों के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति आते हैं, वो सब
हर बार यही शपथ लेते हैं, हर बार यही कसम खाते हैं कि हम आतंकवाद को मिटा देंगे और आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में हम सब एक साथ हैं। लेकिन अब हमने आपको बता दिया कितने बड़े बड़े और खूंखार आतंकवादी आज भी अलग अलग देशों में सरकारें चला रहे हैं, विचारधारा के नाम पर हजारों लोगों की जान ले रहे हैं, आतंकवादी हमले कर रहे हैं। और अब ये डबल रोल में आपको दिखाई देंगे। एक रोल है सरकार में बैठे हुए एक नेता का और दूसरा रोल है एक आतंकवादी का। अब एक तरफ ये पॉलिटिकल पार्टी है जहां ये लोगों से वोट लेती हैं और दूसरी तरफ उसी पॉलिटिकल पार्टी की अपनी आतंकवादियों की एक सेना भी है जो अपने साथ सेना के अलावा साथ साथ एक पैरेलल सेना चलाती है, हथियार रखती है और बड़े बड़े मॉडर्न आधुनिक हथियार इनके पास है और इन्हें पैसा मिलता है ईरान जैसे देशों से। इसलिए जब आप देखेंगे तो हिजबुल्लाह की भाषा और ईरान की भाषा बिल्कुल सेम है। और अब इजराइल के लिए जो बड़ी बात है वो ये है कि इजराइल 3 फ्रंट पर घिर चुका है। एक तरफ हिजबुल्लाह उस पर हमला कर रहा है, दूसरी तरफ से हुती उस पर हमला कर रहा है यमन की तरफ से, लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह कर रहा है और हमास तो पहले से ही गाजा की तरफ से हमले कर ही रहा है और इन सबको समर्थन मिल रहा है ईरान से। और ये समर्थन सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पर मिल रहा है और पूरी दुनिया चुपचाप ये सब होते हुए देख रही है। अब आप ये देखिए कि हमास ने अचानक से इजराइल पर फिर से रॉकेट दागने शुरू कर दिए हैं और पिछले 24 घंटे में हमास के आतंकवादियों ने दक्षिणी इजराइल के कई इलाकों को अपना निशाना बनाया है और उस पर 250 से ज्यादा रॉकेट्स फायर किए हैं। आप में से बहुत सारे दर्शकों को शायद यह पता नहीं होगा कि इजराइल और हमास के बीच चल रहे इस युद्ध में इजराइल को कितना नुकसान हुआ है, क्योंकि अभी तक आपके पास जितने भी वीडियोस पहुंच रहे हैं वो सब हमास की तरफ से पहुंच रहे हैं, वो सब गाजा की तरफ से पहुंच रहे हैं। अभी हर कोई गाजा की बात कर रहा है कि गाजा में कितने बच्चे मारे जा रहे हैं, कितने मासूम लोग मारे जा रहे हैं, लेकिन इस युद्ध में इजराइल को हो रहे नुकसान के बारे में कोई बात नहीं कर रहा। लेकिन आज हम आपको इसके बारे में भी बताना चाहते हैं। आज इस युद्ध का 28वां दिन है और इन 28 दिनों में हमास के आतंकवादी इजराइल पर 8000 से ज्यादा रॉकेट फायर कर चुके हैं, जिसका मतलब यह है कि हमास के आतंकवादी हर दिन औसतन लगभग 300 रॉकेट इजराइल पर अब भी दाग रहे हैं। हमास ने अब भी गाजा में इजराइल के 242 नागरिकों को बंधक बनाकर रखा हुआ है, छोड़ा नहीं है और इनमें 30 छोटे छोटे बच्चे भी हैं। अब पूरी दुनिया हमास के आतंकवादियों से यह नहीं पूछ रही कि आपने 30 छोटे बच्चों को बंधक क्यों बनाकर रखा है और इन्हें कब छोड़ेंगे, लेकिन गाजा के बच्चों की तरह इन बच्चों की अभी कोई बात नहीं कर रहा, ना ही इनके वीडियोस आप तक पहुंच रहे हैं। इस युद्ध में अब तक इजराइल के 1500 लोग मारे जा चुके हैं और हमास के हमलों की वजह से अब तक इजराइल के 2.5 लाख लोग अपने अपने घरों से विस्थापित हो चुके हैं। 2.5 लाख लोगों को अपने घर, अपना गांव, अपना शहर छोड़कर भागना पड़ा है। सोचिए, हमास की वजह से इजराइल में 2.5 लाख लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा, लेकिन इन लाखों लोगों के मानवाधिकारों की अब तक किसी ने कोई बात नहीं की है। इससे भी बड़ी बात यह है कि इस हफ्ते इजराइल की सेना ने गाजा में जो ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया था उसमें हमास के आतंकवादी इजराइल के 23 सैनिकों की हत्या अब तक कर चुके हैं, जिनमें 4 सैनिक पिछले 24 घंटों में ही मारे गए हैं। तो सोचिए, इजराइल के भी 23 सैनिक अब तक इसमें मर चुके हैं और अब हमास के आतंकवादी गाजा में मौजूद इजराइल के सैनिकों पर छिपकर हमला कर रहे हैं और धीरे धीरे एक एक करके उनकी हत्या भी कर रहे हैं।